रूस गायब हो रहा है, लेकिन नाटो, पश्चिम या युद्ध के कारण नहीं, यह इस्लाम है। जहां एक और रिकॉर्ड कम जन्म दर और बड़े पैमाने पर प्रवासन के कारण जातीय रूसी आबादी खत्म हो रही है, वहीं रूस की मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, युवा बढ़ती हुई और लगातार प्रभावी होती जा रही है। पूरे के पूरे क्षेत्र पहले ही इस्लामी कानून लागू कर रहे हैं। मॉस्को इस्लामी बैंकों को वित्त पोषित कर रहा है, कानूनों को फिर से लिख रहा है और दिखावा कर रहा है कि वह अभी भी नियंत्रण में है। लेकिन आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। यह सिर्फ एक जनसांख्यिकीय बदलाव नहीं है, यह एक खामोश अधिग्रहण है जो रूस की अपनी सीमाओं के भीतर हो रहा है। और जब तक क्रेमलिन इसे स्वीकार करेगा, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 2024 में रूस में 1.22 मिलियन जन्म दर्ज किए गए। यह 1999 के बाद से सबसे कम है। 25 साल का निचला स्तर। लेकिन रुकिए, यह और भी बुरा हो गया। 2025 की शुरुआत तक आंकड़े तेजी से गिरे। पहली तिमाही में सिर्फ 280,000 जन्म हुए। यह कोई टाइपो नहीं है। जनसांख्यिकी विशेषज्ञ इसे 200 साल का निचला स्तर कह रहे हैं। नेपोलियन युद्धों के बाद से रूस ने इतनी विनाशकारी जन्म दर कभी नहीं देखी है। अकेले फरवरी 2025 में केवल 90,500 बच्चे पैदा हुए। यह पिछले साल की तुलना में 7,400 कम है। एक ही महीने में 7.6% की गिरावट। कुछ क्षेत्र भयावह स्थिति में हैं। स्मोलेंस्क में जन्म दर 26.6% गिर गई। कोस्त्रोमा में 21.6% की गिरावट आई। अर्खंगेल्स्क और करेलिया में लगभग 20% की कमी आई। देश भर में मृत्यु दर जन्म दर से लगभग 2 गुनी है। कुछ ऑब्लास्ट्स में 3 गुनी। राष्ट्रीय प्रजनन दर प्रति महिला 1.2 बच्चों पर है। यह आबादी बनाए रखने के लिए आवश्यक 2.1 से कहीं कम है। कुछ क्षेत्र पहले ही अंतिम गिरावट में प्रवेश कर चुके हैं। लेनिनग्राद ऑब्लास्ट में, सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास के क्षेत्र में प्रजनन दर गिरकर 0.88 हो गई है। प्रति महिला एक बच्चे से भी कम। यह दक्षिण कोरिया से भी कम है, जापान से भी कम। मॉस्को देश की राजधानी और आर्थिक शक्ति 1/15 पर है। ये विलुप्ति स्तर के आंकड़े हैं और ये हर साल बिगड़ते जा रहे हैं। रूस प्रतिवर्ष केवल प्राकृतिक गिरावट के कारण 596,000 से अधिक लोगों को खो रहा है। जन्म से अधिक मौतें हर एक साल। यह सब युद्ध शुरू होने से पहले ही हो रहा था। फिर यूक्रेन का युद्ध आया। फरवरी 2022 से कम 219,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। ये 60 साल के पेंशन भोगी नहीं हैं। ये मुख्य रूप से 20 से 35 वर्ष की आयु के पुरुष हैं। वह सटीक जनसांख्यिकी जिसकी रूस को संकट को पलटने के लिए सख्त जरूरत है। वे बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, वे परिवार नहीं बना रहे हैं, वे बखमुत के बाहर खाइयों में मर रहे हैं। और यह रही क्रूर विडंबना, उच्चतम प्रजनन दर वाले क्षेत्र ही सबसे अधिक सैनिक भेज रहे हैं। दागेस्तान ने 2025 में अपने भर्ती कोटे को लगभग 200% तक पार कर लिया। बुरीटिया, जिसकी प्रजनन दर लगभग 152 है, को युवा पुरुषों से खाली किया जा रहा है। वही समुदाय जो रूस की आबादी को स्थिर कर सकते थे, उन्हें मोर्चे पर बलिदान किया जा रहा है। फिर बौद्धिक पलायन, ब्रेन ड्रेन है। आक्रमण के बाद 800,000 से अधिक लोग रूस से भाग गए। ये पेंशनभोगी या फैक्ट्री मजदूर नहीं थे। वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वैज्ञानिक, पत्रकार और उद्यमी थे। युवा, शिक्षित, गतिशील, ऐसे लोग जो नवाचार और आर्थिक विकास को गति देते हैं, वे चले गए हैं। तबिलिसी में रह रहे हैं, इस्तांबुल में, बेलग्रेड में, दुबई में तकनीकी स्टार्टअप और मीडिया कंपनियां बना रहे हैं, लेकिन रूस में नहीं, और वे वापस नहीं आ रहे हैं। पुतिन जानते हैं कि यह एक संकट है, इसलिए वह लगातार जन्म दर बढ़ाने वाली नीतियों की घोषणा करते रहते हैं। मातृत्व पूंजी भुगतान, शिशु बोनस, 3 या अधिक बच्चों वाले परिवारों के लिए कर में छूट। उन्होंने डेमोग्राफिक स्पेशल फोर्सेस नामक एक चीज भी बनाई, एक वास्तविक सरकारी इकाई जिसे जन्म दर बढ़ाने का काम सौंपा गया है। इनमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए रिश्वत नहीं दे सकते जब अर्थव्यवस्था गिर रही हो, उनके बेटे युद्ध में मर रहे हों और भविष्य एक जेल की सजा जैसा लग रहा हो। रूस की आबादी 1994 में 129 मिलियन पर चरम पर थी। आज 193.5 मिलियन। 2046 तक सरकार की अपनी सांख्यिकी एजेंसी रोसस्टैट भविष्यवाणी करती है कि यह घटकर 130 मिलियन हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र अधिक निराशावादी है, सदी के मध्य तक 121 मिलियन।
यह 2 पीढ़ियों में 20 मिलियन से अधिक लोगों की गिरावट है। 5 में से एक रूसी गायब। यह जनसांख्यिकीय सर्दी नहीं है, यह एक मृत्यु चक्र है और क्रेमलिन जानता है कि वे इसे रोक नहीं सकते। लेकिन जहां एक और रूस का स्लाव हृदय स्थल रक्तस्राव कर रहा है, वहीं दूसरा रूस जन्म ले रहा है और यह स्लाव नहीं है। रूसी संघ के मुस्लिम बहुल क्षेत्र चेचन्या, दागेस्तान, इंगुशेतिया, तातारस्तान, बशकोर्तोस्तान मर नहीं रहे हैं, वे फल फूल रहे हैं। चेचन्या में प्रजनन दर प्रति महिला 2.6 बच्चों पर है। रूसी राष्ट्रीय औसत से लगभग 2 गुनी। तुआ गणराज्य में यह 2 है। इंगुशेतिया 1.4। अभी भी स्लाव क्षेत्रों से काफी ऊपर। ये मामूली अंतर नहीं है, ये पूरी तरह से अलग जनसांख्यिकीय ब्रह्मांड है। दागेस्तान के शहरों में प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रति हजार 9.0 से 17.0 तक पहुंच जाती है। यह रूसी औसत से 10 गुना है, 10 गुना। मखाचकला या ग्रोजनी से होकर गुजरें और आपको वह दिखेगा जिसके बारे में मॉस्को बात नहीं करना चाहता। बच्चे हर जगह, 5, 6, 7 बच्चों वाले परिवारों से भरे पूरे मोहल्ले। जहां रूसी ओब्लास्ट सेवानिवृत्ति घरों जैसे दिखते हैं, वहीं उत्तरी काकेशस एक डिकेयर सेंटर जैसा दिखता है। रूस में 45% से अधिक अपराध 29 वर्ष से कम उम्र के लोगों द्वारा किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुस्लिम गणराज्यों के शहर युवा एकाग्रता क्षेत्र बन रहे हैं। चेचन्या में औसत आयु तेजी से गिर रही है, मॉस्को में औसत आयु बढ़ रही है, और यह सिर्फ काकेशस नहीं है। मॉस्को, रूसी संघ की राजधानी, अब यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर है। 3.5 मिलियन से अधिक लोग। यह पेरिस से अधिक है, लंदन से अधिक, बर्लिन से अधिक। यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद पेरिस या लंदन में नहीं है, यह मॉस्को में है। 2015 में बनी, इसमें 10,000 नमाजी आ सकते हैं। प्रमुख इस्लामी छुट्टियों पर भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ती है। हजारों मुसलमान एक ऐसे साम्राज्य के केंद्र में नमाज अदा करते हैं जिसे रूढ़िवादी ईसाई साम्राज्य माना जाता है। पूरे रूस में मुस्लिम आबादी का कम से कम 14% हिस्सा बनाते हैं। यह लगभग 20 से 25 मिलियन लोग हैं, लेकिन कच्चे आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। जो मायने रखता है वह है उम्र। 2010 तक यूरोप में लगभग आधी मुस्लिम आबादी 30 वर्ष से कम उम्र की है। इसकी तुलना गैर मुसलमानों के केवल 34% से करें। यह भविष्य है जो अतीत से लड़ रहा है। 2030 तक, एक दशक से भी कम समय दूर, मुसलमानों के रूस की आबादी का 30% प्रतिनिधित्व करने का अनुमान है। हर 3 में से एक व्यक्ति। 2050 तक रूढ़िवादी अनुमान 30 से 35% बताते हैं। अधिक आक्रामक अनुमान 50%। आधे देश। इसके बारे में सोचिए। 25 वर्षों में रूसी संघ मुस्लिम बहुल राज्य हो सकता है, आक्रमण के माध्यम से नहीं, गर्भ के माध्यम से। और इस बदलाव को केवल जन्म दर ही नहीं बढ़ा रही है। मध्य एशिया से प्रवासन दशकों से रूस में भर रहा है। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के मजदूर हर साल सीमाओं से पार होकर आते हैं। वे उन नौकरियों को करते हैं जो जातीय रूसी नहीं चाहते। निर्माण, कृषि, परिवहन, सेवा उद्योग। वे रूस की गिरती कामकाजी आयु आबादी द्वारा छोड़े गए श्रम शून्य को भर रहे हैं, और वे मुस्लिम हैं। 2016 में रूस में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आप्रवासी आबादी थी, 11.6 मिलियन लोग। उनमें से अधिकांश मध्य एशिया के पूर्व सोवियत गणराज्यों से थे। 2024 तक यह संख्या घटकर 7.6 मिलियन हो गई। इसलिए नहीं कि आप्रवासन धीमा हो गया, बल्कि इसलिए कि उनमें से कई रूसी नागरिक बन गए। वे अब प्रवासी नहीं हैं, वे रूसी हैं, और उनके बच्चे कजान, उफा और मॉस्को में मुस्लिम के रूप में पाले जा रहे हैं। जिसे पहले इस्लामी द्वीप कहा जाता था, तातारस्तान पर केंद्रित वोल्गा यूराल क्षेत्र अब एक इस्लामी महाद्वीप में फैल रहा है। तातारस्तान से यूराल, साइबेरिया के पार, सुदूर पूर्व तक फैला एक निरंतर मुस्लिम गलियारा। इसे रोकने वाली एक भौगोलिक बाधा हुआ करती थी, ऑनरेनबर्गिस थॉमस। तातारस्तान को कजाकिस्तान से अलग करने वाली 18 किलोमीटर लंबी भूमि की पट्टी। दशकों तक मॉस्को ने जानबूझकर इस संकीर्ण गलियारे को बनाए रखा। इसका उद्देश्य रूसी संघ के भीतर एक एकीकृत इस्लामी क्षेत्र के गठन को रोकना था, एक बफर जोन। लेकिन प्रवासन ने इसे अप्रासंगिक बना दिया है। बशकोर्तोस्तान, चेल्याबिंस्क और त्यूमेन में मुस्लिम समुदाय अब वोल्गा मुसलमानों को मध्य एशिया से जोड़ने वाली लगभग अखंड श्रृंखला बनाते हैं। जिस गलियारे को मॉस्को रोकने की कोशिश कर रहा था, वह पहले ही यहां है।
और क्रेमलिन ने इसे खुद बनाया है, एक बार में एक श्रम की कमी से। यह कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक मरते हुए साम्राज्य का परिणाम है जो खुद को जीवित रखने के लिए उसी शक्ति का आयात कर रहा है जो उसे प्रतिस्थापित कर देगी। और यह बदलाव चेचन्या से अधिक कहीं भी स्पष्ट नहीं है। कागजों पर चेचन गणराज्य रूसी संघ का हिस्सा है, यह स्टेट ड्यूमा में प्रतिनिधि भेजता है, यह रूसी झंडा फहराता है। लेकिन आज ग्रोजनी की सड़कों पर चलें तो आपको लगेगा जैसे आपने कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर ली है। यह अब रूस नहीं है। महिलाएं हिजाब और अबाया पहने हुए गुजरती हैं। यह फैशन के लिए नहीं बल्कि कानून के तौर पर है। स्थानीय अधिकारी इस्लामी ड्रेस कोड को उसी जोश से लागू करते हैं जिससे मॉस्को कभी सोवियत नास्तिकता को लागू करता था। जो महिलाएं बहुत अधिक अंग दिखाती हैं उन्हें उत्पीड़न, जुर्माना या इससे भी बदतर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। 2020 में एक चेचन अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि जो महिलाएं खुद को ठीक से नहीं ढकती वे अपने परिवारों के लिए शर्मिंदगी लाती हैं। संदेश स्पष्ट था, पालन करो या परिणाम भुगतो। शराब गणराज्य के अधिकांश हिस्सों में प्रतिबंधित है। दुकानों में आपको वोडका नहीं मिलेगी, रेस्तरां में बियर भी नहीं। दागिस्तान से एक बोतल तस्करी करने की कोशिश करें और कादिरोव के आदमी आपसे मिलने आ सकते हैं। जुआ खत्म। मॉस्को ने पर्यटन राजस्व बढ़ाने के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में कैसीनो को वैध कर दिया, लेकिन चेचन्या में नहीं। रमजान कादिरोव ने 2006 में उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने जुए को गैर इस्लामी कहा था और बस यही बात थी। पारिवारिक विवाद, तलाक, विरासत, हिरासत की लड़ाई रूसी अदालतों के बजाय इस्लामी परिषदों द्वारा तेजी से निपटाए जाते हैं। निकाह के समझौतों पर शरिया सिद्धांत लागू होते हैं। रूसी कानून के तहत अवैध बहुविवाह का खुलेआम अभ्यास किया जाता है। कादिरोव ने खुद सार्वजनिक रूप से इस प्रथा की प्रशंसा की है। संघीय न्यायाधीश वे आमंत्रित किए जाने तक ग्रोजनी में कदम नहीं रखते। रूसी कानून वास्तव में यहां लागू नहीं होता, अब नहीं। जो लागू होता है वह कादिरोव का शब्द है और कादिरोव पुतिन के अलावा किसी को जवाबदेह नहीं है। 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती दौर में 2 क्रूर युद्धों के बाद मॉस्को ने एक खड़ा सबक सीखा। वे चेचन्या को सैन्य रूप से हरा नहीं सकते थे, पूरे क्षेत्र को तबाह किए बिना नहीं। तो पुतिन ने एक समझौता किया। उन्होंने अखमद कादिरोव, रमजान के पिता, को चेचन्या का नियंत्रण दिया, जिसके बदले में उन्होंने इस्लामी विद्रोह को कुचल दिया। अखमद ने अपना वादा निभाया। फिर 2004 में उन्हें विद्रोहियों ने मार डाला जो उन्हें गद्दार मानते थे। उनका बेटा रमजान तब सिर्फ 27 साल का था, कानूनी तौर पर राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत छोटा, लेकिन 2007 तक जब वह 30 साल का हुआ तो पद उसका हो गया और तब से वह इस पर काबिज है। लगभग 2 दशकों से रमजान कादिरोव ने चेचन्या पर एक राज्यपाल के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में शासन किया है। उन्होंने संघीय सब्सिडी में अरबों डॉलर से ग्रोजनी का पुनर्निर्माण किया। गगनचुंबी इमारतें, मस्जिदें, पार्क। उन्होंने अपनी निजी मिलिशिया कादिरोवाइट्स्कत बनाई, जिसमें 18,000 से 25,000 पुरुष शामिल हैं। वे तकनीकी रूप से रूस के नेशनल गार्ड का हिस्सा हैं, लेकिन वे कादिरोव को जवाबदेह हैं, मॉस्को को नहीं। जनवरी 2024 में ग्रोजनी में 25,000 सैनिकों ने एक सैन्य परेड में भाग लिया। यह कुछ राष्ट्रीय सेनाओं से भी बड़ा है और वे रूस का जश्न नहीं मना रहे थे, वे कादिरोव का जश्न मना रहे थे। उन्होंने एक बार कहा था कि चेचन पुलिस को अन्य क्षेत्रों के संघीय अधिकारियों पर गोली चलानी चाहिए यदि वे उनकी अनुमति के बिना चेचन्या में काम करते हैं। उन्होंने यह सार्वजनिक रूप से कैमरे पर कहा था और कुछ नहीं हुआ। कोई जांच नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई परिणाम नहीं, क्योंकि पुतिन सच्चाई जानते हैं। कादिरोव को छूने का मतलब है चेचन्या का फिर से भड़क उठना। तो मॉस्को उन्हें हाथ नहीं लगाता, वे उन्हें भुगतान करते हैं। 2023 में चेचन्या को अपने बजट का 80% संघीय सब्सिडी से मिला। कादिरोव को अरबों की नकदी मिलती है और बदले में वह यूक्रेन में सैनिक भेजता है और चेचन्या को स्थिर रखता है। यह एक लेन देन है, वफादारी नहीं, और हर कोई यह जानता है। लेकिन कादिरोव की शक्ति का सबसे बड़ा संकेत उनका बेटा। सितंबर 2023 में निकिता जुरावेल नामक एक रूसी कैदी को चेचन्या के एक हिरासत केंद्र में स्थानांतरित किया गया था। उसका अपराध एक सार्वजनिक चौक पर कुरान जलाना।
रमजान कादिरोव के 15 वर्षीय बेटे एडम को कैदी तक पहुंच दी गई। आगे जो हुआ उसे फिल्माया गया और ऑनलाइन पोस्ट किया गया। एडम ने कैदी को बार बार पीटा कैमरे पर। कादिरोव ने माफी नहीं मांगी, उन्होंने खुद को दूर नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे की इस्लाम की रक्षा के लिए प्रशंसा की। और फिर एडम को 6 पदक दिए गए, उन्हें चेचन गणराज्य का नायक नामित किया गया और उन्हें अपने पिता की निजी सुरक्षा सेवा का प्रमुख नियुक्त किया गया। अप्रैल 2025 तक सिर्फ 17 साल की उम्र में एडम कादिरोव को चेचन्या की सुरक्षा परिषद का सचिव नामित किया गया। यह एक क्षेत्रीय मंत्री के पद के बराबर है। फिर जून 2025 में एडम ने शादी की। शादी भव्य थी। अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल हुए। यूएई के रूसी राजदूत ने परिवार को बधाई देने के लिए अपनी छुट्टी से उड़ान भरी। पुतिन ने अपना आशीर्वाद भेजा। एडम एक लिमिटेड एडिशन मर्सिडीज में आया। प्रतिबंधों के कारण रूस में आयात करना अवैध है। $2 मिलियन की हीरे जड़ी घड़ी पहने हुए वह कार की खिड़की से बाहर झुका और एक स्वचालित हैंडगन हवा में दागी। किसी ने उसे नहीं रोका। यह सिर्फ एक शादी के बारे में नहीं है, यह उत्तराधिकार है। रमजान कादिरोव का स्वास्थ्य खराब है। 2024 के अंत से किडनी फेल होने की अफवाहें फैली हुई हैं। दिसंबर 2025 में उन्हें मॉस्को के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यूक्रेनी खुफिया ने दावा किया कि उनकी किडनी फेल हो गई थी। क्रेमलिन ने इससे इनकार किया, लेकिन उत्तराधिकार की योजना पहले ही चल रही है। एडम को पद संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है, चुनावों के माध्यम से नहीं, रक्त संबंध के माध्यम से। कादिरोव ने अपने बेटों की शादी देलिमखानोव और गेरेमीव परिवारों में की है, जो चेचन्या के दूसरे सबसे शक्तिशाली कबीले हैं। ये राजनीतिक विवाह हैं, वंशवादी गठबंधन, और मॉस्को इसे आशीर्वाद दे रहा है। पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से एडम को क्रेमलिन में उनकी शादी पर बधाई देने के लिए प्राप्त किया। जरा सोचिए इसका क्या मतलब है। रूस के राष्ट्रपति एक किशोर सरदार के बेटे को पूरे गणराज्य का नियंत्रण विरासत में लेने का समर्थन कर रहे हैं। यह संघवाद नहीं है, यह सामंतवाद है, और यह रूस की अपनी सीमाओं के भीतर हो रहा है। लेकिन कहानी और भी अजीब हो जाती है। अगस्त 2023 में व्लादिमीर पुतिन ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए जिसने रूसी वित्तीय प्रणाली को हिला दिया। इस्लामी बैंकिंग। 1-2 साल का पायलट कार्यक्रम 4 मुस्लिम बहुसंख्यक गणराज्यों में शुरू किया गया: तातारस्तान, बशकोर्तोस्तान, चेचन्या और दागेस्तान। इस कानून के तहत इन क्षेत्रों में वित्तीय संस्थान शरिया सिद्धांतों के तहत काम कर सकते हैं। कोई ब्याज शुल्क नहीं, क्योंकि इस्लाम में ब्याज या रिबा निषिद्ध है। इसके बजाय वे लाभ साझाकरण समझौतों का उपयोग करते हैं। संपत्ति आधारित वित्त पोषण, डिजिटल सुकुक, इस्लामी बॉन्ड। यह कोई मामूली प्रयोग नहीं है। इसकी देखरेख रूस का केंद्रीय बैंक करता है और यह पहले से ही विस्तार कर रहा है। 2025 के मध्य तक 30 से अधिक संगठनों ने इस्लामी वित्तीय उत्पाद पेश करने के लिए पंजीकरण किया था। रूस का सबसे बड़ा बैंक स्बरबैंक इसमें भाग ले रहा है। टिंकॉफ बैंक और मेटाल इन्वेस्ट बैंक जैसे संघीय खिलाड़ी इसमें शामिल हो गए हैं। पायलट को सितंबर 2025 में समाप्त होना था। इसके बजाय वे इसे 3 और वर्षों के लिए बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मॉस्को को मध्य पूर्वी धन की आवश्यकता है। पश्चिमी प्रतिबंधों ने 2022 के बाद अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक पहुंच को कुचल दिया। रूस निवेश में भारी नुकसान झेल रहा है, इसलिए क्रेमलिन पूर्व की ओर मुड़ रहा है। वे खाड़ी राज्यों यूएई, सऊदी अरब, कतर को लुभा रहे हैं, और ऐसा करने के लिए उन्हें शरिया अनुपालन वाले वित्तीय बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। इस्लामी बैंकिंग केवल विश्वास के बारे में नहीं है, यह अस्तित्व के बारे में है। लेकिन यहाँ एक समझौता है। मुस्लिम क्षेत्रों के लिए एक समानांतर वित्तीय प्रणाली बनाकर मॉस्को कुछ ऐसा स्वीकार कर रहा है जिसे वह जोर से नहीं कह सकता। सार्वभौमिक रूसी कानूनी स्थान अब मौजूद नहीं है। उन्होंने 2 रूस बनाए हैं, एक स्लाविक, एक इस्लामी, और इस्लामी को विशेष व्यवहार मिल रहा है। पुतिन सत्ता के ऊर्ध्वाधर की बात करना पसंद करते हैं। यह विचार कि सभी अधिकार मॉस्को से प्रवाहित होते हैं, लेकिन इस्लामी बैंकिंग इसके विपरीत साबित करती है। सत्ता खंडित हो रही है, मॉस्को नियंत्रण में नहीं है, वह बातचीत कर रहा है। क्योंकि क्रेमलिन को वास्तव में यह डर है, रूस की सेना अब जातीय रूप से रूसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। 2017 से लीक हुए आंकड़ों के अनुसार, जो हमारे पास सबसे नवीनतम हैं,
रूसी सेना में सार्जेंटों का सिर्फ 19% जातीय रूसी हैं, 19%, जबकि काकेशस के सैनिक चेचन, इंगुश, दागेस्तानी 64% का प्रतिनिधित्व करते हैं, 2/3। मुसलमान अब रूस की कुल सेना का कम से कम 20% हिस्सा बनाते हैं और निचले रैंक में और भी अधिक। इसे जातीय ढेर कहा जाता है। यह एक ऐसी पदानुक्रम है जहां स्लाव शीर्ष कमांड पदों पर कब्जा करते हैं और अल्पसंख्यक सूचीबद्ध और सार्जेंट भूमिकाओं को भरते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ऐसा ही है, लेकिन एक समस्या है, स्लाविक आबादी गिर रही है। रैंकों को भरने के लिए अब पर्याप्त जातीय रूसी नहीं है, इसलिए सेना निचले स्तर पर बाहरी समूहों पर अधिक से अधिक निर्भर करती है। दागेस्तान, बुरियातियां, तातारस्तान के युवा पुरुष, और वे ही हैं जो यूक्रेन में मर रहे हैं। दागेस्तान ने 2022 में लामबंदी के खिलाफ कुछ सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन देखे। क्यों? क्योंकि पूरे गांव पुरुषों से खाली हो रहे थे। अगस्त 2025 के एक अनुमान के अनुसार रूसी हताहतों की संख्या 219,000 थी। छोटे जातीय समूहों के लिए हजारों युवा पुरुषों का नुकसान अस्तित्वगत है। वे इसे जातीय संहार कह रहे हैं। तातारस्तान अपने क्षेत्रीय संसाधनों का 85% तक मॉस्को को युद्ध के लिए धन देने के लिए भेजता है। उन्हें बदले में क्या मिलता है? लाशों से भरे बैग। जब युद्ध समाप्त होगा, अगर यह समाप्त होता है, तो ये क्षेत्र पूर्व सैनिकों से भर जाएंगे। युवा, हथियारों से लैस, कट्टरपंथी सोच वाले और क्रोधित। वे किसकी बात मानेंगे? मॉस्को की या अपने ही नेताओं की? क्योंकि क्षेत्रों पर क्रेमलिन की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखती है। रूस की संघीय प्रणाली लेन देन पर आधारित है। केंद्र सब्सिडी प्रदान करता है, क्षेत्र वफादारी प्रदान करते हैं, लेकिन केवल 5 क्षेत्र मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, तातारस्तान, क्रास्नोयार्स्क और ट्यूमेन संघीय बजट में शुद्ध योगदान करता है। वे सभी संघीय राजस्व का 70% से अधिक प्रदान करते हैं। बाकी 80 से अधिक क्षेत्र, उन्हें सब्सिडी मिलती है। चेचन्या अपने बजट का 80% मॉस्को से प्राप्त करता है। थुआ वही, दागेस्तान लगभग वही। ये एक बड़े राज्य के भीतर कल्याणकारी राज्य हैं, और जब तक पैसा बहता रहता है वे वफादार रहते हैं, लेकिन युद्ध संघीय बजट को खाली कर रहा है। 2024 में रूस ने रक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 6% से अधिक खर्च किया, जो शीत युद्ध के बाद सबसे अधिक है। वह पैसा कहीं न कहीं से